बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। मैं प्रोग्राम की इब्तिदा में ही आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब है, तो शायद मेरी टोन में भी आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आए। बहरहाल पिछले जो 2-3 दिन थे लाहौर में तो बहुत ही हैपनिंग डेज थे। यू ऑल नो दैट कि 6-7-8 फरवरी को बसंत अनाउंस की गई थी, और बसंत किस तरह की हुई, उसको लेके कौन सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक हमारे पाकिस्तान की जो एक रिसेंट मिसहैप हुआ, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट पेश आया इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर्स को लेके, हमारे हमसायों को लेकर व्हाट्स हैपनिंग, और पाकिस्तान जो रिसेंट लास्ट ईयर का स्टैंड ऑफ था पाकिस्तान इंडिया का, उसके बाद जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मकाम दिया है, उसके बाद भी हमारे जो दुश्मन हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और टाइम टू टाइम अटैम्प्ट्स लेते रहते हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बदमनी में घुमाते रहे, किसी ना किसी तरह से हमारे बॉर्डर्स को हॉट रखें। नंबर 3, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी थी। वो एहतजाज की कॉल किस हद तक सक्सेसफुल हुई, किस हद तक सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन एक वीडियो ज़रूर मेरी नज़र से गुजरी है, और वो शफ़ी जान साहब की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वॉरियर्स हुकूमत को या तहरीक इंसाफ को मत बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या बाकी जमात को मत बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये कंबल में बैठकर ट्वीट कर देते हैं, कंबल में बैठकर लिख देते हैं, या तो निकलें रोड्स पे आएँ और फिर उसके बाद बात करें। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वो लीडरशिप है जो नई लीडरशिप आई है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो नए आए कुछ महीने पहले, सुहेल अफरीदी, उनकी टीम है। तो अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब सोशल मीडिया जो है उसका प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे, और सोशल मीडिया की एक अपनी लाइन है तो उसके ऊपर चलता है। बहरहाल लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वाक़यात क्या है, उससे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। जल साहब आपका शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब जाहिद खान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमार हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। जल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, जो लास्ट ईयर एक जंग हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जिसमें अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी पाकिस्तान को एज अ स्टेट, एज अ नेशन, पूरी कौम को पूरी दुनिया के सामने बहुत प्रोमिनेंट किया। उसके बाद हमारे बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर हो जाए या हमारा हिंदुस्तान वाला बॉर्डर्स हो जाए, दो दरअंदाजियों की कोशिशें तो कब से चली आ रही थी, लेकिन उसको अगर रिलेट करूँ मैं इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट के साथ, तो पहली थॉट मेरे जहन में ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इवेंट हो रहा था इन दिनों में, बसंत, जिसको इंटरनेशनली फोकस किया जा रहा था कि 19-20 साल के बाद बसंत हो रही थी। व्हाट डू यू थिंक कि सर उस इवेंट को साबोटाज करने के लिए वो अटेम्प्ट ली गई है, या व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव ऑन दैट सर? जल साहब, कैन यू हियर मी सर? मोइनुद्दीन हैदर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। जाहिद साहब, कैन यू हियर मी सर? जी यस प्लीज। जाहिद साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा कि जब लाहौर की एक बसंत, दो के एक शहर के अंदर सिर्फ बसंत हो रही है, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान को काफ़ी फोकस किया हुआ था मीडिया ने इस एक इवेंट को लेकर, उन्हीं दिनों के अंदर इस्लामाबाद वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस इवेंट को साबोटाज करना था? पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो उभर कर सामने आ रहा है, उसके ऊपर कोई ब्लॉट लगाने की कोशिश की गई है? कैसे देखते हैं आप उस इवेंट को? देखिए जी, आप बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया। उसकी वजह यही है कि देखिए, एक पाकिस्तान की खुशी को तो जो हमारे दुश्मन है वो तो कभी न बर्दाश्त कर सकते हैं, न देख सकते हैं। उसकी वजह तो आपके सामने है, क्योंकि लाहौर में 25 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है, और उसमें लोग बड़ी खुशी से शामिल हो रहे हैं, और न इसमें वो पार्टी बेसिस की बात ही खत्म है। सिर्फ लोग खुशियां मना रहे हैं और बाकी शहरों से लोग जा रहे हैं, और जितनी मोहब्बत से, खुलूस से वो मनाया जा रहा है, शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं है। तो जाहिर है कि हम लोगों का, पाकिस्तान का तो 40 साल एक जंग के अंदर हम रह रहे हैं ना। वो 40 साल से अफगानिस्तान का मसला हमारे सर पे पड़ा है, और आज तक हम भुगत रहे हैं। आपने उसका भी जिक्र किया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन क्योंकि उस एक खुशी के दिन अगर हमें नसीब होती है और हमारे में खुशी मनाने की सोचते और आते हैं, तो जाहिर है कि दुश्मन को तो नागवारा गुजरती है, और फिर उसके लिए कोई ना कोई ऐसे हरकत करते हैं जो इस्लामाबाद में किया। लेकिन हम समझते हैं कि ये कौम हमारे मुत्तहिद है, और हमने मुकाबला किया है, तकरीबन 40 साल से मुकाबला कर रहे हैं। इसके बावजूद भी एक अमदाशी उठा रहे हैं, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है
کہ ہم ایک دن یہ فتح ضرور اب پاکستان کو حاصل ہوگا اور خوشحالی ہوگی. زاہد صاحب کی فتح صرف پاکستان کی فتح نہیں ہے، یہ فتح تو پوری دنیا کی فتح ہوگی. ہم تو جنگ ہی پوری دنیا کی لڑنی ہے ٹیررزم کے خلاف، پاکستان تو جنگ ہی پوری دنیا کے خلاف لڑ رہا ہے. جلال صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ایک خوشی کا ایونٹ ہو رہا ہے لاہور کے اندر، پوری دنیا کے میڈیا نے لاہور کو فوکس کیا ہوا تھا، پاکستان پہ فوکس کیا ہوا تھا. انہی دنوں کے اندر سر ایک ناخوشگوار واقعہ یا ایک سانحہ، میں تو کہوں گا ایک سانحہ اسلام آباد کے مضافات، پنڈی کے مضافات میں پیش آتا ہے. سر واٹ ڈو یو تھنک وہ ان دنوں کا انتخاب کہ جب پاکستان کا پازیٹیو یا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے، کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی ہاں، بڑا افسوسناک واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس سے پچھلے ہفتے میں بلوچستان سے بہت تشویشناک خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں دہشت گردوں نے BLA والوں نے 12-13 مقامات پر اچانک حملہ کر دیا ہے، اور وہ خبریں گردش کر رہی تھیں. KP کے ویسے انڈر پریشر میں وہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی ڈائمنشن اس لحاظ سے ایڈ ہو گئی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نہ KP کے اور نہ بلوچستان جس کی سرحدیں افغانستان سے ملتی وہاں پیش نہیں آیا، بلکہ اندرون پنجاب کے مضافات اسلام آباد کے علاقے میں پیش آیا ہے. ایک تو یہ ہے جغرافیکلی کہ وہاں پہ پیش آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ فرقہ واریت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور آج سے بہت سال پہلے پاکستان نے جو قدم بہت مضبوط اٹھائے تھے اور تمام جو فرقہ وارانہ جماعتیں ان کو خلاف قانون قرار دے کر ان کے دفتر بند کر دیے گئے تھے، اور کافی حد تک یہ معاملہ جو تھا اپنا یہ رک گیا تھا فرقہ وارانہ فسادات کا. امام بارگاہوں پہ، مساجد پہ حملے، محرم حرام کے جلوس پر حملے، یہ ختم ہو گئے تھے. تو یہ ایک نیا ڈائمنشن ابھی اس وقت پہلی جو صورتحال ہے اس میں نیا ایڈ ہو گیا ہے، جو کہ پریشان کن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہم کو ہر محاذ پہ آپس میں لڑانا چاہتا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں. اور یہی کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں. جو بہت انیشیل اطلاعات آ رہی تھی وہ تو اکراس دا بارڈر سے کوئی انوالومنٹ کی جو انیشیل اطلاعات آئی تھی وہ تو اکراس دا بارڈر سے تھی. تو اکراس دا بارڈرز بیٹھا ہوا ہمارا دشمن جو ہے وہ فرقہ واریت کو بھی ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر. جی ہاں، وہ سب کچھ جو ہماری جتنی فالٹ لائن ہیں، یہ جو سال سے 20-25-30 سال سے پاکستان واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سندھ میں یہاں پر جو لسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے جو باقی جماعتوں کے ساتھ خون خرابہ کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ فرقہ واریت والوں کو سپورٹ کر رہے تھے. جہاں پر بھی لسانی معاملات میں، کسی معاملات میں وہ جہاں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے فالٹ لائن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ بارڈر سے ہی لوگ آتے ہیں، وہیں پر ٹریننگ کر کے آتے ہیں، وہیں پر خودکش والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر یہاں پر آ کر وہ جو حملے کرتے ہیں چاہے کہیں سے بھی آئیں. مقصد تو یہی ہے نا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا، ہم کو آپس میں لڑانا، ہماری سیکورٹی فورسز کو انوالو کرنا. تو یہی ان کی کوشش ہے جس میں وہ کوشش کر رہی ہے. اچھا زاہد صاحب، سنس یو آر فرام KPK، وادی تیرہ والا آپریشن ریسنٹلی بڑا انڈر ڈسکشن رہا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا، کافی ساری اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہوئے، کافی ساری پریس کانفرنسز بھی ہوئی. سر واٹ ایگزیکٹلی از اپ ڈیٹ آف دیٹ؟ اور آج جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ہے کیا خیبر پختونخوا کی سیکورٹی صورتحال کے اوپر؟ کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ چونکہ تیرہ پہ جو صورتحال تھی وہ صوبائی حکومت ماننے کو تیار نہیں تھی. یعنی کہ وہ کہتا آپریشن نہیں تھا. آپریشن تو انٹیلیجنس بیس پہ آپریشن تو 2014 سے ہو رہی ہے، اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کے بعد یہ ہوتا آپریشن جو ٹوٹلی آپریشن ہے وہ ایک ہوا تھا ملاکنڈ ڈویژن میں. اس کے بعد پھر اس طرح کے آپریشن نہیں ہوئے ہیں، یہ انٹیلیجنس بیس پہ ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی جی ہماری صوبائی حکومت تھی اس کو آن نہیں کر رہی تھی. دیکھیں، ہماری فوج یا ہمارے فورسز تب لڑائی لڑ سکتے ہیں جب آپ کی پولیٹیکل حکومت ہو یا لوگ ہوں اس کو آنرشپ دے دے. تو آپ کو ملاکنڈ ڈویژن میں جب آنرشپ دیا گیا تھا تو ہم نے وہ ملاکنڈ ڈویژن جو قبضہ میں چلا گیا ٹیررسٹوں کی وہ آزاد خالی بھی کروا دیا، اور پھر وہاں پہ لوکل جو ہمارے انتظامیہ تھے اس نے سب کچھ سنبھالا تھا. تو یہ صورتحال تو ادھر بگڑتی. لیکن ابھی چونکہ بہتر یہ اس لیے ہوا
कि हम बार बार कहते थे सूबाई हुकूमत को कि आप मरकज से भी मुज़ाकरात करें, बात करें, और दूसरा ये कि आप एपेक्स कमेटी के जो आपको इतराज़ात है कि जी बंद कमरों में इसलिए होती हैं कि जाहिर है कि ये बाहर कहेंगे तो फिर वो तो दहशतगर्दों को पता चलेगा, तो हम इसको कहते हैं एपेक्स कमेटी है, जिसमें कोर कमांडर बैठते, IGFC बैठते हैं, उसमें IG बैठता है, और उसमें चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और वजीर बैठते हैं, और खुद हमारे वक्त में तो गवर्नर प्रिजाइड करता था, अभी तो खुद ये चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो अभी उसका भी मीटिंग हुआ और ये अच्छी बात हुई। मेरे ख्याल में अभी मस्बत से आगे बढ़ेंगे, जो मरकज के साथ भी उसकी मुज़ाकरात हुई है, हमारे जो सूबाई चीफ मिनिस्टर साहब है, और अभी वो समझ आ गई उनके कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है वो किसी फिरकी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो किसी को नहीं बख्शते, उसका तो अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे के अंदर चलते हैं, उसके सामने कोई भी आएगा उसको मारेगा। तो और दूसरा ये एक बात मैं बता दूं कि जो वो पहले बात करते थे कि ये अफगान थे, तो हम अगर ये तवक्को रखेंगे कि अफगान तालिब से हम बात करेंगे, वो वहाँ पे तालिब को रोकेगा, ये नामुमकिन वाली बात है। हमें अपना खुद सब कुछ करना पड़ेगा। और इनने जरगा बुलाया था, उस जरगे में मैंने तकरीर यही की थी कि देखिए मुज़ाकरात तो 3 दफा हो चुके, 3 हुकूमत ने की, 3 नाकाम हो चुकी थी। एक तो मैंने कहा कि अटेकर वालों ने किया, फिर एक ANP की जिसमें मैं खुद भी था और मुज़ाकरात की थी, वो सब कुछ हुआ, नाकाम हो गया, ऑपरेशन हो गया। फिर इसी PTI ने खुद भी किया था 2021 में, आपको याद होगा, जो 40,000 लोगों को लेके आए थे, जो जेलों में थे उसको भी रहा करके गए थे, वो भी नाकाम हो गया, क्योंकि लोग उनको चाहिए जी आपका जो ट्राइबल एरिया जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट से ये चाहिए, और मलाकन डिवीजन की वो उधर हुक्मरानी करे। तो ये नामुमकिन वाली बातें जो मानने कोई रियासत तो ये मान ही नहीं सकता है। तो इसलिए फिर जो हमारी सूबाई हुकूमत थी वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। अब मेरे ख्याल में वो उनको ये शऊर आ गया, ऑन बोर्ड आ गए, अब वो ऑन बोर्ड आ गए, बगैर नहीं हो सकता है कि हम एक पेज पे हो तो तब हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। हमाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं लाहौर में बैठे हुए आज सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है बसंत का, और आई थिंक अभी तक की सक्सेसफुल इवेंट है। दो के छोटे मोटे मसाइल गुड्डी उड़ाने के हवा शवा के आए हैं, लेकिन ओवरऑल अमन व अमान को लेकर ये एक सक्सेसफुल इवेंट था। लेकिन इसी सक्सेसफुल इवेंट के दौरान एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में पेश आया। मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि क्या वो जो नाखुशगवार वाक़या या साने का लफ्ज़ वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड, जो सानिया वहाँ पर पेश आया, उसका मकसद इस इवेंट को, जो एक सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान है, मॉडरेट पाकिस्तान का जो इमेज है, उसको धुंधला करना था? वो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो टारगेट अचीव कर सका हमारा दुश्मन, जो वो करना चाहता रहा, जिसके लिए वो सानिया किया गया? बहुत शुक्रिया साकिब। देखिए, बदकिस्मती से हमारा दुश्मन गुज़श्ता 20-25 साल से मुसलसल बहुत से टारगेट अचीव कर रहा है, ये तो एक हकीकत है। यानी आप पुख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल को देखें, 80,000-90,000 के करीब पुख्तून मारे गए, हमारे बहुत से फौजी जवान ऑफिसर शहीद हुए, बहुत से पुलिस वाले। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। अभी 2-4-5 दिन पहले जो वाक़या हुआ, हम पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके उस सूरत हाल से, और हमारे दुश्मन को बदकिस्मती से कहीं न कहीं कामयाबियां मिल रही है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, वो कोई अफ़गानिस्तान नहीं है, वो एक एटमी मुल्क है, उसकी मजबूत फ़ौज मौजूद है, उसके अंदर सियासी अमल भी कहीं न कहीं जारी है। गो कि हमारी जमहूरियत कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ एक मामले पर रोकना तो नहीं है कि अगर हमारे सामने हमारा दुश्मन या पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग या उनके प्रॉक्सीज़ अगर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर हमारे हालात को ख़राब कर रहे हैं, तो हम रुक जाएं। हमने अपने मईशत को भी आगे बढ़ाना है, हमने अपने मामलात को भी आगे बढ़ाना है, जमहूरियत को भी आगे बढ़ाना है, और ये होता रहेगा। बसंत का जो इवेंट था, ये हमारे बहुत सी रवायतें हैं पुख्तूनख्वा के अंदर, हज़ारों साल पुरानी रवायतें। इसी तरह पंजाब के अंदर बसंत एक बहुत पॉजिटिव और बहुत पुरानी रवायत है। तो उसको अगर पंजाब हुकूमत ने उसका इनेकाद किया और उसमें लोगों ने शिरकत भी की, उससे एक अच्छा इमेज भी बिल्ड हुआ, एक अच्छा तासुर भी पैदा हुआ, तो ये अच्छी बात है। अगर हम हादिसात और मामलात को देखें और हम एक एक चीज़ को पोस्टपोन करते जाएं,
तो ये तो दुश्मन को मजीद कामयाबी मिल जाएगी। यानी ये इससे तो उसको वो जस्टर जाएगा कि हम नाकामी का शिकार है। तो इस रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो दुश्मन के इरादे हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह अभी जो सानेहा हुआ जिसमें हमारे 30-35 भाई अल्लाह ताला के हुजूर सिजदे में झुके हुए थे और उनकी लाशें उनके घरों को आई, तो ये यकीनन हम बहुत ज़ख्म खोरदा हैं, हम बहुत उदास हैं, बहुत तकलीफ़ है हम लोगों को। लेकिन हमें 2 महाज़ों पर लड़ना पड़ रहा है। एक महाज तो ये है कि हमें बहुत से मुआशी मसाइल का सामना है, हमारी जमहूरियत बहुत कमज़ोर है, आईन व कानून की बालादस्ती नहीं है। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ बरसर पैकार है। तो दोनों महाज़ों पर हमें लड़ना है, दुश्मन को भी पसपा करना है और मुल्क को भी आगे लेकर जाना है इंशाल्लाह। हम अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस, आप जाहिद साहब एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रहा है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ी बड़ी पास पाकिस्तान से इंगेज कर रही हैं। हमारे फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप का मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान का जिक्र करना, बल्कि बार बार जिक्र करना, फिर भी ये जो सारा एक नेक्सस है टेररिज्म का जो अक्रॉस द बॉर्डर्स जाता है, ये उस लेवल के ऊपर एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बाकी जो पावर्स हैं वो खुलकर बात कर सके कि हिंदुस्तान इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दिस। जल साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने देखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो पाकिस्तान को आए दिन कोई ना कोई कामयाबी मिल रही है, कोई हेड्स ऑफ द स्टेट पाकिस्तान आते हैं। क्या हम अपना मुकदमा दुनिया के सामने बहुत बेहतर नहीं पेश कर पा रहे, या दुनिया वेट में है, अभी मज़ीद इंतज़ार में है कि पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान किसी और मुल्क का भी रुख करे दहशतगर्दी फैलाने के लिए, तो फिर उसके ऊपर कान उठाएगी दुनिया? क्योंकि हमने देखा है कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, इवन बरतानिया, हर मुल्क में हिंदुस्तान की कोई टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट पकड़ी गई है और रंगे हाथों पकड़ी गई है। बट इवन देन थोड़ी खामोशी नहीं लगती है आपको उस हिसाब से? जी हाँ, ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान इस मसले को तमाम अपने दोस्त ममालिक के साथ उठाता है, वेस्टर्न पावर्स के साथ उठाता है, यूनाइटेड नेशन में उठाता है, OIC में उठाता है जी। और ये दुनिया मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं कि उसको इसका इल्म ना हो। सबके वहाँ एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके डिफेंस अटैचेस बैठे हुए हैं, वो लम्हा भला रिपोर्टें भेजते हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिसीज़ में जिस तरह मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं और क्रिश्चियन से मजालिम हो रहे हैं और हिंदू की निचली ज़ातों में मजालिम हो रहे हैं, वो तमाम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस को देख रहे हैं। और ये डोजियर हमसे मांगा था यूनाइटेड नेशंस ने, हमने उनको डोजियर बना के इंसिडेंट्स के साथ और सबूतों के साथ भी दिया हुआ है जी। दुनिया को पता है। लेकिन जिस तरह इसराइल के मामले में आपको पता है कि दुनिया इस मामले में ना यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पा रहा है, ना कुछ अमेरिका जो है या बाकी ममालिक जो है इस सिलसिले में कोई फ़लस्तीनियों को मदद देने को तैयार है। इसी तरह हमारे साथ भी है। लेकिन अभी हिंदुस्तान के चेहरे से ये सेकुलरिज्म का जी और बड़ी जमहूरियत होने का नकाब उतरता जा रहा है। जो उनकी हरकतें हैं उसको दुनिया जानती जा रही है और काफ़ी एक लहर है मेरे ख्याल से जिन ममालिक का आपने नाम लिया, इन ममालिक के अंदर भी जी, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, गल्फ एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब के अंदर भारत के जो है करतूत सामने आ रहे हैं। तो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपना वो जारी रखना चाहिए और साथ साथ हमको अपने प्रिकॉशन जो हिंदुस्तान को उनकी चालें नाकाम बनाने के लिए करने चाहिए वो हमको लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवाम का एतमाद हासिल करना हुकूमत के लिए ज़रूरी है जी। अगर अवाम जो है, क्योंकि जब तक अवाम जो है वो पूरी तरह हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जब तक इसको दहशतगर्दी को कुचला नहीं जा सकता जी। क्योंकि ये अवाम के अंदर ही रहते हैं, अवाम के साथ ही घरों में रहते हैं, वहीं से निकलते हैं, उनको मालूम भी होता है। अब जो बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं उनसे पता चल गया कि वो शहर में फिर रहे हैं और फिर घरों में घुस जाते हैं, फिर औरतें जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो अवाम जो इसका मतलब क्या है, वो हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनके मसाइल हल करना, उनके साथ डायलॉग करना, उनकी डेवलपमेंट का सोचना, उनकी बेहतरी का सोचना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, उनको अपने साथ मिलाना ज़रूरी है। जब ये करेंगे तो उनकी सपोर्ट के बगैर कोई दहशतगर्दी जड़ नहीं पकड़ सकती, वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। बाकी जो रही कसर है वो पाकिस्तान की प्रोफेशनल अफवाज
इनसे निपट लेंगी आसानी के साथ फिर। जल साहब, व्हेन यू तो से ये कि जरूरी है। अवाम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलाइंड नहीं है, आर यू टॉकिंग अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, आर यू टॉकिंग अबाउट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, या पंजाब की हुकूमत की भी पॉलिसीज से अवाम अलाइंड नहीं है? थोड़ा स्पेसिफिक होंगे प्लीज। देखिए, बात तो गड़बड़ हो रही है केपीके में, गड़बड़ हो रही है बलूचिस्तान में। जी, हम तो वहाँ की बात कर रहे हैं ओके। कि बलूचिस्तान के अवाम ने जो आज़ादी का नारा लगाते हैं BLA वाले या दूसरे वाले, और जो ये दहशतगर्दी के वहाँ वाक़यात हो रहे हैं, तमाम लोगों पर फायरिंग हो रही है, मार रहे हैं, और जो मजदूर काम करने आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, चाइनीज़ को मार रहे हैं, तो जाहिर है कि वो बाहर के लोगों के कहने पर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ प्रोग्रेस आए, वो इसको कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के अवाम हैं जी, जिनमें से ये रिक्रूटमेंट हो रही है और वो हथियार पकड़ के स्टेट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उनके साथ डायलॉग करना मतलब अवाम को अपने साथ मिलाना ज़रूरी है। ओके। तो अवाम गवर्नेंस से मुतमईन नहीं है, वो समझते हैं उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, जॉब्स के बारे में या रॉयल्टीज़ के बारे में, जो मिनरल्स की बात होती है उसकी बात होती है, कि वो कहते हैं हमें क्या मिल रहा है भाई इसमें से, अमेरिका को मिनरल दे रहे हैं या चाइना को दे रहे हैं, किसी और को तो हमें जॉब्स भी नहीं मिल रहे, हमें हमारे लिए ओपनिंग नहीं है। तो ये चीज़ हल करना ज़रूरी है। उससे अवाम की, जब आपके साथ अवाम को साथ मिला लेंगे तो फिर दहशतगर्द नहीं ठहर सकते, ना पनप सकते। ओके जाहिद साहब, जल साहब का पॉइंट आपने सुना। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सिचुएशन ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी और वो थोड़ी डिसकनेक्टेड हैं? दो कि हमने देखा है कि थर्ड टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को थर्ड टर्म दी है वहाँ के आपके खैबर पख्तूनख्वा वाले भाइयों ने हमारे। डू यू थिंक कोई डिसकनेक्ट वहाँ पे भी है? नहीं, देखिए, बलूचिस्तान का और पख्तूनख्वा का मसला दोनों अलग अलग समझे, क्योंकि उसमें वहाँ पे तो बलूचिस्तान में एक तो अलग पसंद है, लेकिन एक नेशनलिस्ट फोर्सेस भी है जो सियासी है। मेरे ख्याल में उनसे, वो सियासियों से, जिस तरह जनरल साहब कहते हैं, ये बिल्कुल सही कहते हैं, वो सियासी लोगों से बात करनी चाहिए, और वो जो सियासी महरूमी की बात करते हैं उसकी तरफ उनको लाना चाहिए। और एक दफा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने शुरू भी किया था, डॉक्टर मालिक साहब के थ्रू। जी हाँ, तो फिर वो दोबारा होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक BLA या ज्वाला पसंद है, वो तो जाहिर है कि इन बातों पे नहीं आएंगे, वो तो अपना एक एजेंडा है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा वाला मसला अलग है। वो यहाँ जो TTP है, वो ऑलरेडी यहाँ के लोग के वहाँ गए हैं, और वो अभी भी उनके हमारे अंदर लोग मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो उसमें ये हुआ था कि सहूलतकार और मददगार दोनों को सजा मिलेगी। बदकिस्मती से हमने उनको आज तक तो हाथ डाला नहीं है। जो वहाँ पे आते देखे, वो आते हैं, वो उनके घरों में रह जाते हैं, फिर वो खुद ही अटैक्स भी करते हैं। और बदकिस्मती से आपने कहा कि 13 साल से वहाँ पे PTI की हुकूमत है। वो PTI की हुकूमत जब से आई थी, आपको याद होगा कि वो इमरान खान ने यही कहा था, उसको तालिबान खान का लक़ब हम लोगों ने इसलिए दिया था कि उसने कहा था कि ये हमारे भाई है, इनको आप पेशावर में ऑफिस, परवेज खटक को याद होगा, परवेज खटक को कहा था कि आप पेशावर में इनके लिए ऑफिस खुलवा दे, ये TTP वालों के लिए। फिर वो उसके बाद फिर आपको याद होगा कि बैतुल्लाह मसूद से जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, तो उसने इमरान खान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। तो एक नरम गोशा तो इनकी उसकी तरह है, बल्कि हमारे लोग तो हम अभी यही समझ रहे हैं, बल्कि कह भी रहे हैं कि ये जो हमारा PTI, ये TTP के पॉलिटिकल विंग है। वो इसलिए कि हर जाहिद साहब, वो तो खुल के हर TV चैनल के ऊपर वहाँ की हुकूमत तर्जुमान खुल के कहते हैं कि हम ऑपरेशन चाहते हैं, हम साथ हैं, हमें सिर्फ लूप में ले लीजिए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल विंग है, कोई पॉलिटिकल विंग, मतलब मुझे समझ नहीं आ सका आपका ये आर्गुमेंट। वो तो खुल के कहते हैं कि हम ऑपरेशन चाहते हैं। नहीं, ये इनके लिए बहुत मशहूर है, ये ऐसा नहीं है। वो जब बात करते हैं, वो दो बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन नहीं करना, हमने नहीं करने देना है, वो ये नहीं कहते। तो ये कि आप अगर ये हो तो फिर उसको क्यों को कहे। देखे, जो MP और पीपल पार्टी की हुकूमत थी, जब एक्शन लिया गया था, आपको बात है, मेरे हुजरे पे आए थे, मेरे घर उड़ा दिया गया, मेरे भाई को 6 गोलियां मार दी, अभी उसके अंदर भी 2 गोलियां पड़ी, मेरे गार्ड शहीद हुआ, मेरे 2 कजन जख्मी हो गए, क्योंकि हम खड़े थे, ऑनरशिप दिया था हमने फोर्सेस को। अब ये क्यों नहीं दे रहे, इनके ऊपर क्यों अटैक्स नहीं हो रहे? ये इसलिए कि लोग ऑनरशिप नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली भी अटैक हुए हैं उनके एक MP के ऊपर, रिसेंट भी अटैक हुआ है। couple of weeks ago, not even months, couple of weeks ago। और कोई नहीं बता सकते, कोई नहीं बता, क्योंकि मेरा इलाके में जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं, हमसे तो बेहतर आप जानते हैं जी।
हाँ, हम ये समझते हैं कि जी वो इसलिए हम नहीं कहते अल्लाह ना करे कि उन पे हो, हम नहीं कहते कि उस पे अटैक हो, हम ये कहते हैं कि आप जो फोर्सेस के साथ खड़े हो, और ये जो वहाँ देखिए वहाँ आपने पुलिस फोर्सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया, जब पहले फिर भी उनके अंदर वो जो था, क्योंकि ये जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन है वो तो मेंटेन तो पुलिस फोर्सेस ने करना है। सीसीडी को ना ये ट्रेनिंग दे रहे, ना असलहा है, ना कोई चीज है, कोई खर्च तो करे। जो डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल एरियाज थे वो डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गए, अभी वहाँ पे आपके पास न पुलिस फोर्सेस सही है न राय साहब, वहाँ पे आगे फंड्स का रोना स्टार्ट कर देती है ना गवर्नमेंट में। अब वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। हमाद में यहाँ पर ये बड़ा नोटेबल पॉइंट है कि लोकल जो पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, ऑब्वियसली उनको ट्रेन करने के लिए, उनको इक्विप करने के लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए होंगे, और गवर्नमेंट बार बार आपके और मेरे सामने यही मुद्दा रखती है कि जी वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। मुझे इस पे समझ नहीं आती कि मैं किसको ब्लेम करूं, मैं वफाक को ब्लेम करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को ब्लेम करूं। कॉज मेरी अभी रिसेंटली कोई पिछले 2 महीनों में नए इलेक्टेड जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनसे 2 मुलाकातें हुई हम सहाफ़ियों की। दोनों में ये सवाल पूछा गया कि यार आप ऑपरेशन क्यों नहीं होने दे रहे, आप क्यों नहीं इसका ओनरशिप लेते। तो हमें तो उन दोनों मीटिंग में कहा गया कि वी डू वांट ऑपरेशन, हम ऑपरेशन को अपोज नहीं करते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को लूप में लिया जाए, हमसे मशवरा करके हमें बैठ कर फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल, ये बात तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की या सुहेल अफरीदी साहब की बिल्कुल ठीक है। पुलिस को जिस तरह इक्विप करना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया, क्योंकि सूबे का एक बड़ा हिस्सा खुसूसन जो फाटा डिस्ट्रिक्ट से या जो जनूबी अजला है जिसमें बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांग, हंगू शामिल है, और इसी तरह फाटा डिस्ट्रिक्ट जो है वजीरिस्तान, कुरम, खैबर ममंद और बाजवड़, तो यहाँ पर तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन एक और मसला भी है, पहले ये फाटा अजला थे और यहाँ पर पुलिस या इस तरह की फोर्सेस नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे लेवीज होते थे, पॉलिटिकल एजेंट का स्टाफ होता था। एक तो ये नए अजला बने, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर शदीद लहर आई दहशतगर्दी की और पुलिस भी पहले बार गई। तो जाहिर है कि एक तरफ इतनी खौफनाक दहशतगर्दी हो, पुलिस पहली बार वहाँ पे अराइवल करे, इक्विप भी पूरी तरह न हो, उनके पास जदीद असलहा न हो, और इस सिलसिले में अगर वफाकी हुकूमत उसी तरह मदद न करे या कदर गैर जिम्मेदारी लापरवाही का मुजाहरा करे तो फिर जाहिर है उसके नताइज तो अच्छे नहीं आएंगे, और ऐसा मुसलसल हुआ। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए। और अभी जो हाल ही में मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, तो मेरे मालूमात के मुताबिक वहाँ कोई सियासी बात नहीं हुई, बल्कि बात तो फाटा मर्जर फंड के हवाले से हुई, NFC अवार्ड के हवाले से हुई, पुलिस को इक्विप्ड करने के हवाले से हुई तमाम, और मुज़म्मिल असलम साहब ने उस पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी और उसको नोट किया जा रहा था। तो उनको तो ये यकीन दहानी करा दी गई है कि हाँ, फेडरल गवर्नमेंट हर हवाले से इस फेडरेटिंग यूनिट जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसकी मदद करेगी, और इस मदद के अलावा सूरत हाल बेहतर हो भी नहीं सकती। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से आप और जाहिद साहब खैबर पख्तूनख्वा से, मैं हमाद भी आपका कमेंट इस पे चाहूँगा, डू यू एक्चुअली थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बहुत सारे गिले शिकवे वफाक से जायज़ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाज गिले तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पुलिस को जिस तरह इक्विप करना चाहिए था, जिस तरह उनको तमाम वसाइल मुहैया कर देने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। फिर फाटा मर्जर फंड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सूबे के वो नहीं दिए गए, और NFC अवार्ड के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकली उनको आइसोलेट किया गया। यानी ये बात भी है। यानी ठीक है, PTI अपोजिशन जमात है या उनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, उनकी अपनी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ भी बहुत सारी है, लेकिन उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए था। उनको आप तनहा करेंगे तो वो तो उस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं जो बिल्कुल अफगान बॉर्डर पर है, जिसके तकरीबन दर्जन भर डिस्ट्रिक्ट अफगान बॉर्डर के साथ साथ ही है,
اور وہاں پر ایک شدید لہر بھی آئی ہے. افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کیمپ موجود ہے. یہ میں یا آپ تو نہیں کہہ رہے, یہ تو یو این رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ. تو ظاہر ہے اس کا اثر پختونخوا پر پڑے گا. اگر ان حالات میں آپ ایک سیاسی جماعت جس کی صوبے میں حکومت ہے ان کو آپ آئسولیٹ کریں گے تو پھر صورتحال تو بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جائے گی. جلال صاحب یہ بڑا انٹیگرل پوائنٹ ہے جس کی نشاندہی ہم بھی نہیں کی. جلال صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک ایسا صوبہ جو فرنٹ لائن پہ ہے, جو جس طرح مطلب کہہ رہے ہیں کہ 12 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں جو بارڈر کے اوپر آتے ہیں افغانستان کے, وہاں اور وفاق کے درمیان کچھ چپکلش نظر تو آتی ہے. ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ بن جاتا ہے وفاق کو دیکھ کر. ہاؤ ڈو وی اوور کم دیٹ جنرل صاحب؟ اس کے اوپر بھی کیا کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اے پی سی بلائیں, کیا کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیے, آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے جو ہے جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے جی, اور ان کے جو جائز ان کی ڈیمانڈز ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل آئسولیشن فیل کر رہے ہیں یا وہ فیل کرتے ہیں کہ وفاق ان کی پالیسیوں کا ساتھ نہیں دیتا یا ایک متفقہ پالیسی پہ نہیں آتے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, تو ان سب باتوں کے اوپر تو بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ایک ڈائلاگ کی بے انتہا سخت ضرورت ہے ود این اوپن مائنڈ. ان کو اپوزیشن نہ سمجھا جائے. وہ بھی انہوں نے بھی اپنا حکومت بنائی ہوئی ہے, ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کو بھی اس کا جائز مقام دیا جائے, ان کو جائز حقوق جو ان کے بنتے ہیں یا وسائل بنتے ہیں وہ دیے جائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ پولیس کو بالکل اس پہ طرف توجہ نہیں دی گئی. پولیس کو میں پچھلے دنوں میں پڑھا تھا, آئی جی صاحب کا بیان تھا, وہ نئے ہتھیار بھی لے رہے ہیں, آرمڈ پرسنل کارز بھی لے رہے ہیں, اور بھی چیزیں لے رہے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب یہ خاصداران ختم کیے تھے, ان کی جگہ پولیس آئی تھی, اس وقت بھی ان کو آج سے 20 سال پہلے ٹرین کیا گیا تھا. اور یہ خالی پولیس تو ظاہر فرنٹ لائن ہے, لیکن بارڈر کے اوپر جو ہے ایف سی بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. جو ہمارے ہیں اپنا اسکاؤٹس, تو وہ تو ویل اکوپڈ ہیں, اور وہ تو ان کی بھی کیجولٹیز بہت ہوتی ہیں, ان پر بھی بہت حملے ہوتے ہیں, وہ تو ویل اکوپڈ ہیں. لیکن اصلی بات یہ سیاسی طور پر اس میں کوئی شک کی بات نہیں, میں متفق ہوں ظاہر صاحب کی بات سے کہ یہ نہ خیال کرے صوبائی حکومت کہ ہم الگ ہیں تو فیڈرل حکومت الگ ہے. ہم ایک ہیں اور ہمارے مسئلے ایک ہیں. ہمارا ان مسئلوں کو حل کرنا ہم سب کی جوائنٹ ذمہ داری ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں سیاسی طور پر ان کو دور کرنا چاہیے, ان کی بات کو سننا چاہیے, اور اس اینڈ دے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, یو اینڈ می کا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک پیج پر ان کو آنا ضروری ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. زاہد صاحب اس طرح گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے جلال صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے, آپ نے ہمارے صاحب کی گفتگو سنی. مجھے یہ امپریشن لگ رہا ہے کہ واقعی ہم سب کو یہ ہے پرسیپشن ہم سب کی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو شاید مکمل طور پہ رائٹس یا مکمل طور پہ سپورٹ آپ کی جماعت وفاق سے نہیں دے رہی, پی ایم ایل این کی حکومت مکمل سپورٹ نہیں دے رہی. دیکھیے, میں اس پہ اختلاف تھوڑا رکھتا ہوں کیونکہ مجھے تو اندر کا سارا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے آپ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنا ہے تو چیف منسٹر تو ہمیشہ کے لیے لشکر کشی کی ہے اسلام آباد کے اوپر. اس نے تو کبھی مذاکرات کی تو بات ہی نہیں کی, چاہے وہ پرویز خٹک تھا یا اس کے بعد گنڈاپور صاحب تھے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ آپ نے ہمارے جو وسائل تھے وہ زیادہ تر تو جلسے جلوس میں ختم ہو رہے تھے. نہیں, ایک سی ایم آپ بھول گئے, محمود صاحب بھی تھے. محمود صاحب تو خیر پہلے کی بات, میں بات کی بات کر رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. ابھی جب یہ آیا ہمارے سہیل افریدی صاحب, تو ہم اس کو یہی کہتے تھے کہ اب مل بیٹھ کے بات کریں. اب نہیں بیٹھ رہے تھے. اب دیکھیں, وہ جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں تو نہیں جاتا تھا, لیکن عدالت جیل کے سامنے آ کے تو بیٹھ جاتا تھا. اب یہ مسائل تو ہے, یہ اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں کہ اگر فیڈرل سپورٹ نہیں کرے گا تو اکیلا پروونس نہیں کر سکتا, لیکن پروونس تو اسے بات تو کرے. ہم تو ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بات تو کم سے کم کرے. ابھی آپ جب آئے انہوں نے بات کی, دیکھیے اگر ان کے پروونس کا کام ہے, پروونس دینا پولیس کو پروونس کا کام ہے, فیڈرل کا کام ہے. اس کو جو اگر رائٹس بنتا ہے, پیسہ بنتا ہے ان کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, ان کو دینا چاہیے تاکہ اس پہ, اور یہ ایک پیج پہ تب ہوگا جب یہ آپس میں مل بیٹھ کر باتیں کریں گے. دوسرا یہ بھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں
हमसे मशावरत करे। हमसे मशावरत मतलब यही है कि जो एपेक्स कमेटी होती है वो सब कुछ वहाँ वो करते हैं। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है ना एपेक्स कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये पहले नहीं कर रहे थे ना, हम यही चीख रहे थे उनको, यही बात करा रही थी कि आप एपेक्स कमेटी की मीटिंग करें, कोर कमांडर बेटा होगा, आईजीपी बेटा होगा, आईजी साहब बेटा, जहाँ जहाँ कोई कमजोरियां होंगे आपको निशानदेही होगी, फिर आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे। जो मरकज की जिम्मेवारी है, आप मरकज से बिल्कुल आप बात करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अभी उम्मीद है कि ये जो अभी मुलाकात हुई है उससे सारे मसाइल मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसका एन वजह भी यही था, मेरे ख्याल में ये 8 तारीख तक इंतजार था इनका, वो तो आज बस खत्म हो गया मसला कि मुज़ाकरात भी मेरे ख्याल में अपोजिशन की और हुकूमत की मुज़ाकरात भी होना चाहिए। क्यों हम तो इसके फेवर में है, क्योंकि सियासी लोग हैं, जब मुज़ाकरात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ये जो दोनों हुकूमतों के सूबाई हुकूमत अपने आप को रियासत से अलग नहीं समझ सकते हैं, सूबाई हुकूमत भी इस हुकूमत का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में दोनों मिलकर हम मिलकर अब उस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं, और करेंगे तो तभी हम वहाँ पे अमन आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम पेज पे नहीं होंगे, हम अनरशिप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं देंगे, तो फिर बिल्कुल ठीक बात। रिजल्ट ये फैक्ट है कि हुकूमत को सूबाई हो जाए, वफाकी हो जाए, कहीं पर भी ऑपरेशन या जहाँ भी फौज की या फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट आएगी वहाँ पर अवाम को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा तनाव वफाक और सूबे का कम हुआ है रिसेंट मुलाकातों के अंदर, है ना। वेरी पॉजिटिव, जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा, वेरी पॉजिटिव कि अगर ये मामला थोड़ा सा आगे चलता है तो इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी मिलना, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर चपकली हुकूमतों की कम होगी तो अवाम की तरफ फोकस होगा। एक छोटे से ब्रेक का कहा जाए, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम ब्रेक पे भी गए हैं तो एक बड़ी अफसोसनाक सी खबर, हमारे कलीग मेरे साथ काम करते रहे एक निजी न्यूज़ चैनल में पहले, जैन मलिक, वो भी ऑब्वियसली बसंत मना रहे थे गुलशन रावी के इलाके में, तो छत से गिरे हैं और उनकी हेड इंजरी आई है एंड ही पास्ड अवे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरह की कुछ अफसोसनाक खबरें और भी लाहौर से आई, लेकिन ओवरऑल मैं इसको ज़रा अगर ब्रॉडर पिक्चर इसकी थोड़ी सी दिखाना चाहूँ आपको, तो यस 19-20 साल के बाद बसंत हो रही है। बहुत सारी चीज़ जो हमारे जो नौजवान हैं वो ट्रेंड भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि प्रिकॉशंस क्या हैं। दो कि गवर्नमेंट डिड व्हाट दे कुड, अपने एंड पे जो वो कुछ कर सकते थे किया उन्होंने। कुछ जख्मी भी हुए बच्चे, गिरे भी छतों से, कुछ गाड़ियों के आगे भी आए। बट ओवरऑल ये इवेंट इतना बड़ा होता था पाकिस्तान का उन तमाम लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा सा याद है लास्ट बसंत जो पाकिस्तान में हुई और उससे पहले जो बसंतें होती थी, इतना बड़ा इवेंट होता था कि इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब करता होता था। BBC, CNN, ये तमाम इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट किया करते थे, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान और लाहौर तशरीफ़ लाया करते थे। लाहौर के होटल्स, गेस्ट हाउसेज, इवन मेहमानों को ठहराने के लिए घरों में जो बंदोबस्त किया जाता था वो भी कम पड़ जाता होता था। दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से लोग इस तरह लाहौर आया करते थे। उस माजी को रखते हुए जहन में अगर मैं इस बसंत को कंपैरिजन करूं तो यस, गुड्डी उस तरह नहीं उड़ी जैसे माजी में उड़ती थी। रीज़न महंगी भी बहुत थी और फिर एट वंस परमिशन मिली और उतने लोग अरेंजमेंट्स नहीं कर सके थे। ओवरऑल इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, मतलब लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ लाहौर में पिछले 48 घंटे में एंटर हुई हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सरकारी तकारीब जो थी वो तो ख़त्म कर दी हुई थी, लेकिन लेट्स होप एंड प्रे कि अगला जो इवेंट कोई भी इस तरह का आएगा उससे कुछ टाइम ज़्यादा गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाए ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके। बहुत ज़्यादा जो प्राइस हाइक्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह डोर गुड्डी इस दफ़ा मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि सिर्फ अमीर आदमी के लिए थी, इस दफ़ा आम लाहौरिया, आम पाकिस्तानी जो है वो इस इवेंट से महजूज़ नहीं हो सका। ओपन पे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।